हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो, आज हम हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी, यानी ये वाद विवाद है। बराबर है? ये जो है स्टोरी, इसमें वाद विवाद है। तो चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी। तो चलो पहले थोड़ा कुछ जानते हैं इसके बारे में। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाषा मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। आप सब जानते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे वहाँ भी भाजपा है, बराबर है? तो वो पक्ष है और कांग्रेस विपक्ष है। तो वो भाजपा वाले अपने पक्ष में बोलते हैं, बराबर है? कांग्रेस वाले विपक्ष की ओर से बोलते हैं। ऐसा सिंपली। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी एक विषय दिया गया है जिसके पर हमें वाद विवाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करिए। चलो बच्चों, आज हमें भी वाद विवाद करना है, तो करेंगे ना बच्चों हम भी। तो चलो, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। आप सब दिख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र और ये चित्र। तो ये चित्र किसका है? तो कि ये गांव का चित्र दिखाई दे रहा है और ये चित्र शहर का दिखाई दे रहा है ना बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है ना? चलो, तो इस पर हमें आज वाद विवाद करना है। चलो, तो पहले देखते हैं कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो चलो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं गांव तथा नगर के बीच की जो है अफरा तफरी, वो हम देखते हैं, बराबर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गांव का चित्र है और ये शहर का चित्र है, बराबर है? गांव का जो जीवन होता है वो सादगी और सरलता से भरा हुआ होता है और नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है ना बच्चों? चलो, तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। तो कि दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफ सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। ये दोनों चित्र में यह अंतर है। दूसरा है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? तो उसका आंसर है कि गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है ना बच्चों? आप सभी ने गांव देखा है ना बच्चों?
तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं ना, जीन्स, सोटी, स्कर्ट, ऐसा सब कुछ पहनते हैं ना। गांव के लोग सादगी से अपना जीवन जीते हैं और अपने कपड़े भी सिंपल ही पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। जब गांव का जो जीवन होता है वो प्रकृति के बहुत नजदीक होता है और शहर के लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है ना बच्चों। चलो तीसरा, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो चलो देखते हैं कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिर के सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। ओके बच्चों, चलो नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। चलो बच्चों, यहाँ पे वाद विवाद हमें ही करना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। जो यहाँ पे हमें मुद्दे दिए गए हैं बच्चों, तो उस पर हमें ये विज्ञान वरदान है या अभिशाप इस विषय पर हमें पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत करना है। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरी में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इसी कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। तो कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली के चलने वाले अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पैसे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान की ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लुट रहा है। इस सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप हैं, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी
कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती तो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञान को आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है ना बच्चों। विज्ञान के कारण ही तो ये सारी सुख जो है वो हमें मिले हैं। चलो आगे देखते हैं। कौन चलो हम देखते हैं कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो चलो देखते हैं। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है ना बच्चों। तो कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए और कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए, बराबर है। यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वॉल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूरी है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है ना बच्चों। कलम में बड़ी ताकत होती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। ओके बच्चों, तो पहले ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है और बाद में यहाँ पे हमें इसके आंसर लिखने हैं। ओके बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? बराबर है। तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। ओके बच्चों, चलो रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो चलो देखते हैं। चलो बच्चों, ऊपर जो पैराग्राफ है वो पढ़कर ये सारे आंसर हमें लिखने हैं यहाँ पर, बराबर है। तो चलो यहाँ पे 400 to 424 प्रकाश वर्ष, तो क्या आएगा? तो कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, बराबर है 1.6 करोड़ वर्ष। तो कि नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष। तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। फिर है स्पिट्जर स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप। फिर है कैरी रिसर्च, तो वैज्ञानिक। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। स्वाध्याय है कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखो यहाँ पे जो उपसर्ग आप देख रहे हैं,
वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर, गेर। ओके, ये इसका उपयोग करके हमें यहाँ पे शब्द है वो फिर से लिखने हैं। देश तो विदेश, पक्का तो अधपक्का, गम तो दुर्गम, योग तो प्रयोग, जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैर समझ, सुविधा तो असुविधा, वंचित तो अवंचित। तो आप सब देख सकते हैं इन उपसर्गों का हमने उपयोग करके यहाँ पे फिर से शब्द बनाए हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखो यहाँ पर हमें प्रत्यय दिए गए हैं, ई, ता, इत, एक। ये सभी क्या है बच्चों? तो कि इसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलो हम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। नियम, उदाहरण पहले देखते हैं। नियम, तो यहाँ पे इत प्रत्यय का उपयोग किया है तो नियमित हो गया। क्या हुआ? नियमित। चलो विदेश, तो विदेशी, ई का हमने उपयोग किया है। फिर है प्रकृति, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्राकृतिक। फिर है पुत्र, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, तो चंचलता। यंत्र, तो यांत्रिक, इक। मानव, तो मानवता। हंस, तो हंसी। हो गया। चलो चित्र को आधार पर काव्य की रचना कीजिए। देखो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लड़की है और एक घड़ी है। तो चलो हम इस पर से एक काव्य का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है ना बच्चों? घड़ी कभी रुकती है तो कि नहीं? हाँ रुकती है, जब उस पर सेल खत्म होता है तब, बाकी नहीं रुकती है। ओके, तो घड़ी कभी भी किसी का वेट नहीं करती है, वो तो निरंतर चलती ही रहती है टिक टिक करके। ओके, चलो तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है बच्चों, बराबर है। अब हम इसकी जो भाषा सत्ता है वो हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रह गया है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। चलो बच्चों, हमें पत्र लिखना है, तो मैं इस पत्र को भेजूंगी आपको अच्छी राइटिंग करके। अपनी फेयर नोटबुक में ये पत्र लिखना है। ओके बच्चों, तो आपको अच्छे राइटिंग से ये पत्र अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगी। ओके बच्चों, चलो तो मैं पत्र की शुरुआत करती हूँ। ऊपर दाहिनी ओर हमें एड्रेस लिखना है, 15 सहयोग बोरीवली पूर्व मुंबई 4000, यानी कि 40006। डेट हमें लिखनी है 6 सितंबर 2012। ओके, चलो प्रिय मित्र राज, वो अपने प्रिय मित्र राज को लिख रहा है पत्र। ओके, सप्रेम नमस्ते, बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है, किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक, जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है ना बच्चों? आप सभी जानते हैं किसान हमारे अन्नदाता हैं। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत
से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी हैं, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा प्रसाद परेख। ओके बच्चों, तो यहाँ पर उसने पत्र पूरा किया है। पत्र यहाँ पे पूरा होता है। तो बच्चों ये पत्र आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। ओके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।